हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आपके आगे आ रहा हूँ। तो उसी सीरीज़ का आज हम लोग पार्ट 3 और लेसन 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। पिछले दो लेसन्स में हमने एक तो पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं और दूसरे लेसन में हमने पढ़ा डच और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे फ्रेंच और जो फ्रेंच लोगों के यानी कि जो फ्रांसीसी लोग थे उनके जो ब्रिटिशर्स के साथ जो कर्नाटिक वॉर हुए उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया मेरा चैनल और दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी समरजीत सिंह। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन पीपल। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट कौन थे? सबको पता है, पोर्चुगीज़ यानी पुर्तगाली वर द फर्स्ट। सेकंड कौन थे? सेकंड वर डच। ओके। थर्ड कौन आए बच्चों? थर्ड वर इंग्लिश। ठीक है, और फोर्थ एंड लास्ट कौन थे? फ्रेंच। ये क्रम आप याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पहले कौन आए? पोर्चुगीज़, दूसरे कौन आए? डच, थर्ड कौन आए? इंग्लिश और फोर्थ कौन आए? आपके फ्रेंच। एंड फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन पावर जो कि भारत में आई। ठीक है, और किस राजा के रेन में आए ये? किंग लुई 14। ठीक है, अब किंग लुई 14 के नाम से अगर आपके दिमाग में कुछ आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए। कुछ और किंग लुई से रिलेटेड घटना कुछ हुई थी फ्रांस में तो वो भी आप बताना कि कौन से। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस राजा यानी किंग लुई तो थे बट कौन से थे? 14 थे, 16 थे, किसके टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1668 यानी 1668 में फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने अपने फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनाई? सूरत में। ब्रिटिशर्स का मैंने जब कल आपको पढ़ाया तो कहाँ उन्होंने बनाई थी? दैट वाज मसूलीपट्टनम। डच ने कहाँ बनाई? दैट वाज आल्सो इन मसूलीपट्टनम। बट फ्रेंच ने सबसे पहले अपनी कॉलोनी और फैक्ट्री कहाँ सेटअप करी? सूरत में। सिंपल। इसके बाद जो सेकेंड फैक्ट्री जो फ्रेंच ने करी सेटअप दैट वाज इन मसूलीपट्टनम। ऑलराइट, दैट्स ईजी। हमने क्या सीखा? हमने सीखा फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियन पीपल जो इंडिया में आए। हमने सीखा लुईस 14 जो थे उनके कार्यकाल में आए। हमने सीखा फ्रेंच ने जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी वो सूरत में थी और इसके बाद जो दूसरी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी दैट वाज इन मसूलीपट्टनम। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मेरे हिंदी मीडियम के भाइयों के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप चाहें तो पॉज करके एक बार इसे पढ़ सकते हैं। सेम जानकारी आपको जो उस पिछली स्लाइड में है वही आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक, नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेटलमेंट्स के बारे में। अच्छा, अब ये आपने ये पढ़ा होगा कि सूरत और वो तो ठीक है, बाकी पौंडीचेरी, अब भाई सब जानते हैं कि पौंडीचेरी जो है इंडिया में वो फ्रेंच की काफ़ी बड़ी एक तरीके से आप ये मानिए सेटलमेंट रहा। और आज भी अगर आप पौंडीचेरी विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ पे फ्रेंच का एक तरीके से फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ऑलराइट, पौंडीचेरी जो था ये फ्रेंच ने कब लिया बच्चों? तो फ्रेंच ने क्या किया, एक सुल्तान ऑफ बीजापुर थे, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से एक गाँव गोद लिया। ठीक है, और उस गाँव को गोद लेकर एक सिटी बसाई बच्चों, वो सिटी थी पौंडीचेरी। ओके, और कब लिया? 1674 में। अब याद रहे तो ठीक है, हालांकि मैंने कभी क्वेश्चन पढ़ा नहीं है कि वो ये पूछ रहे हैं कि किस सुल्तान से लेकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पौंडीचेरी को बसाया, बट अगर आप याद रख लेते हैं तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ऑलराइट, यू शुड हैव टू रिमेंबर कि पौंडीचेरी जो था वो 1674 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से लेकर उन्होंने बसा दिया। किसने बसाया? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अलावा बच्चों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने और भी ट्रेड सेंटर्स डेवलप किए, वो माही, कराईकल, बालासोर और कासिम बाज़ार में है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इनका नाम याद रख लेते हैं तो, नहीं रख पाते हैं तब भी स्टिल इट्स ओके, बट याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। एक बार दोबारा, माही, कराईकल, बालासोर और कासिम बाज़ार। जितना ज़्यादा बार आप इन्हें पढ़ेंगे, इतना देखेंगे, वो आपको याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसमें कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, तो ये आप रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा। 1674 में पौंडीचेरी लिया, सुल्तान ऑफ बीजापुर से लिया। इसके अलावा 2-4 और उनके सेटलमेंट्स थे, माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाज़ार। मैं रिपीटेडली इस वजह से बता रहा हूँ जिससे कि आप यहाँ पे सुन के एक बार आपको याद हो जाए चीज़ें।
ये अब आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये फ्रांस के काफ़ी बड़े और काफ़ी फेमस जनरल हुआ करते थे जो इंडिया में आए हैं, और इनका नाम क्या था? इनका नाम था बच्चों ड्यूप्ले। बहुत फेमस थे। जब पहला कार्नेटिक वॉर होगा बच्चों, तो उस पहले कार्नेटिक वॉर के दौरान जिस व्यक्ति ने काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई वो ये ड्यूप्ले ही थे। अब ये कार्नेटिक वॉर क्या थे? अब देखिए, फ्रेंच इंडिया आ चुके हैं। फ्रेंच ने इंडिया में आके अपना सेटलमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि सूरत में ऑलरेडी उनका सेटलमेंट हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी और कॉलोनीज़ वगैरह जो भी हैं वो एक तरीके सेटलमेंट जो है वो डेवलप करने चालू किए। इसी दौरान बच्चों अब फ्रेंच अपना विस्तार करेंगे, तो उनका विस्तार होने के बाद क्या होगा कि उनकी डायरेक्ट टक्कर किससे होगी? ऑब्वियसली भाई ब्रिटिशर्स से डेवलप हो, उनकी टक्कर होनी स्वाभाविक है। हालांकि पोर्चुगीज़ पावर में हैं, पर पोर्चुगीज़ का बच्चों उतना पावरफुल नहीं थे। पोर्चुगीज़ उतनी पावरफुल यूरोपियन पावर नहीं थी जितने ब्रिटिश और फ्रेंच थे, और ब्रिटिश और फ्रेंच का टकराव होना सुनिश्चित था और ऐसा ही हुआ। अब जैसे कि अब अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं। इसमें मैप में आप ये कार्नेटिक जो रीजन है ना बच्चों, ये बहुत ईजिली देख पा रहे हो। ये वाला जो रीजन है ना, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट बच्चों, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो बच्चों, ये वाला जो रीजन है ना, ये कार्नेटिक रीजन है। ओके, इस रीजन को कार्नेटिक बोलते थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कार्नेटिक किस कोस्ट पे था, तो आपको पता होना चाहिए कार्नेटिक इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट पे था, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं बच्चों इसको, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। ऑलराइट, कोरोमंडल कोस्ट के साथ क्या है कि इसका नाम कोरोमंडल कोस्ट कैसे पड़ा, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि पहले अगर मैं 9वीं सेंचुरी में अगर आपको लेके जाता हूं, तो आपने चेरास, पांड्यास और चोला एम्पायर पढ़े हैं। ऑलराइट, तो जब चेरास, पांड्यास और चोला एम्पायर पढ़े हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा कि चोलास जो थे, देवर इंपीरियल चोलास जो थे वो वेरी पावरफुल, और वो इतने पावरफुल थे कि ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल वाला जो रीजन है, दैट वाज नोन एज एन चोला लेक। और बच्चों ये जो रीजन है ना, इस रीजन को भी चोला मंडलम बोलते थे। क्या बोलते थे? चोला मंडलम। और इस चोला मंडलम का ही नाम पोर्चुगीज़ ने रख दिया कोरोमंडल। ओके, तो अब आपको पता लग गया चोलामंडल का नाम था, इसे कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। किसने नाम रखा? पोर्चुगीज़ ने रखा। क्यों पड़ा? क्योंकि चोला एम्पायर जो था वो अपने टाइम पे काफ़ी पावरफुल था, तो उनकी वजह से इसका नाम पड़ा। ऑलराइट, एक और बात जो मुझे यहाँ पे बतानी है बच्चों, ये जो उड़ीसा वाला कोस्ट है ना, इसको उत्कल कोस्ट कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्कल, फाइन, उत्कल कोस्ट बोलते थे। तो ये 2-5 चीज़ें हैं जो आप याद रखें। कर्नाटिक मेरे को बताना इस वजह से था क्योंकि जब आप युद्ध, जो एंग्लो फ्रेंच वॉर होंगे बच्चों, यानी कि जो ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी लोगों के बीच में जो युद्ध होगा, उन्हें कर्नेटिक वॉर्स बोला गया। और कर्नेटिक वॉर्स क्यों बोला गया? क्योंकि कर्नेटिक ये वो रीज़न है, यहाँ पे क्या होगा, पावर स्ट्रगल होना चालू होगा, पावर स्ट्रगल। फ्रेंच, अच्छा एक और बात, जो फ्रेंच पीपल थे ना, ये कान खोल के सुन लें कि फ्रेंच पीपल वर द फर्स्ट यूरोपियन पावर जिन्होंने किसी रीजनल किंगडम के मैटर्स में इंटरफेयर करना चालू किया। ब्रिटिशर्स वर नॉट द फर्स्ट पावर। अक्सर हमें ये लगता है कि जैसे क्वेश्चन यूपीएससी या कोई भी स्टेट कैडर में, एसएससी में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ब्रिटिश पहले थी पावर, और चूंकि भाई हम लोगों को ये लगता भी है कि ब्रिटिश ने तो बाद में दुनिया भर की ट्रीटीज़ वगैरह करी, और तो इस हिसाब से तो ब्रिटिश पहले होने चाहिए, जबकि एक्चुअली ब्रिटिश वर नॉट द फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट, दैट वाज वेरी सिंपल, फर्स्ट वर फ्रेंच, ठीक है। और ये कर्नाटिक वाला रीजन है। तो चलिए, अब भूमिका पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक टसल होने वाला है। तो अब बात करते हैं पहले कर्नाटिक वॉर की। अब आप इसको, सबसे बड़ी बात यहाँ पे अब आपको पता लग गया कि इसका कार्नेटिक वॉर यानी कार्नेटिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो रीजन है, इसकी वजह से वहाँ पे कार्नेटिक एम्पायर था, इस वजह से इसको कार्नेटिक वॉर जो है नाम दिया गया। और इसमें बता भी रखा है कि कोरोमंडल कोस्ट पे था और उसके हिंटरलैंड यानी आसपास के इलाकों में हुआ करता था। कोरोमंडल कोस्ट की भी कहानी जो बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा होगा क्या कि इसमें फ्रेंच, एक तरफ तो फ्रेंच होंगे बच्चों और एक तरफ होगा लोकल रूलर। ओके, इन फ्रेंच और लोकल रूलर जो थे ना बच्चों, इनके बीच में होगा युद्ध, ठीक है। और नवाब था ये,
इस नवाब और फ्रेंच के बीच में युद्ध होगा बच्चों, और युद्ध में कौन होगा? फ्रेंच जाएंगे जीत। और फ्रेंच की जीत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? डुप्ले, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड में फोटो भी दिखाया उनका। उस व्यक्ति की वजह से जो फ्रेंच हैं वो जीत जाएंगे। अब आप सोच के देखो, फ्रेंच कर्नाटिक में जीत गए, फ्रांसीसी जो लोग हैं उनकी एक तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। अब उनकी जो इज्जत बढ़ना होगा बच्चों, और अब इसे एंग्लो फ्रेंच वॉर क्यों बोलते हैं भाई? ये तो आप बोलोगे ये तो फ्रेंच और नवाब के बीच में लड़ाई हुई, इसमें अंग्रेज़ कहाँ से आए? तो अंग्रेज़ ऐसे आए बच्चों, ये जो नवाब था ना, इस नवाब ने हेल्प मांगी थी ब्रिटिशर्स से, तो इस नवाब की हेल्प एक्चुअल में ब्रिटिशर्स द्वारा करी गई, और बावजूद उस हेल्प के फ्रेंच इस वॉर को जीते। इस वजह से इसको पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर बोला जाता है। और इसमें इंस्ट्रूमेंटल भूमिका कौन निभाता है? ड्यूप्ले। ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा बैटल ऑफ सेंट थॉम बोलते हैं, नाम याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, बैटल ऑफ सेंट थॉम बोलते हैं, मद्रास में हुआ। और इसके बाद ये फ्रेंच के बीच में लड़ा गया, जिसमें फ्रेंच लोग जीत गए। और इसके अलावा बच्चों एक और बात, इसमें ना ट्रीटी ऑफ आइले चैपल हुई थी, ठीक है, ये 1748 में, ये 1746 to 48 हुआ था बच्चों। मैं इसमें ईयर लिखना भूल गया हूँ, एक बार मैं दोबारा रब करके लिख देता हूँ आपके लिए। 1746 to 1748 हुआ, और 48 में लास्ट में एक ट्रीटी होगी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ आइले चैपल। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद जो कंक्लूसिव हो जाएगा, और जो फ्रेंच लोग थे उनका एक तरीके से वर्चस्व कायम हो जाएगा कर्नाटिक वाले रीजन में, जिसको ब्रिटिशर्स फिर कुछ वक्त बाद ही बच्चों चैलेंज करना चालू कर देंगे। इसके बाद एक ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, उसका भी बच्चों यहाँ पे कंक्लूजन होगा, ठीक है। वो याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो ठीक। कार्नेटिक, पहली बात हमने क्या जानी, कार्नेटिक क्यों बोलते थे इस रीजन को? क्योंकि कार्नेटिक वाला जो रीजन है यहाँ पे राजा एक डायनेस्टी राज किया करती थी। और चूंकि कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया चोला एम्पायर की पूरी कहानी कि किस तरीके से चोलामंडलम बोलते हो। और वो इसके बाद मैंने बताया आपको वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, यानी कि नवाब किसी को और राजा बनना है। फ्रेंच जो है, मैंने बताया कि पहली यूरोपियन पावर थी, इन्होंने किसी के बीच में टांग अड़ाई। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि बैटल ऑफ सेंट थॉम नाम याद रखना है हमें। दूसरा, हमें ट्रीटी ऑफ आइले चैपल याद रखनी है कि भाई ट्रीटी ऑफ आइले चैपल हुई थी, और इस तरीके से आपका पहला कार्नेटिक वॉर कंक्लूडेड हुआ। और किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने नवाब की पर्दे के पीछे से आके मदद करी बच्चों, और डायरेक्टली मदद नहीं हुई। और ड्यूप्ले जो था, दैट वाज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल, जिसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तूती बोल रही थी, ठीक है। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर, ये कुछ ही अंतराल में हुए हैं बच्चों। ये मेरे हिंदी मीडियम के भाइयों के लिए कि एक बार इसे आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 46 है, इसे आप 46 कर लीजिएगा, ओके। 40 नहीं है, थोड़ा एरर है। अच्छा, अब बच्चों सीधे आते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ। अब आप देख पा रहे होगे 1748 में ट्रीटी हो रही है, 1749 में फिर से कार्नेटिक वॉर हो रहा है। ऐसा ही था, मतलब सक्सेसिव वॉर हो रहे थे। सक्सेसिव मतलब लगातार वॉर हो रहे थे ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, और होने स्वाभाविक भी हैं भाई। आप समझो कि किसी को अगर फ्रेंच का वर्चस्व हो जाता तो ब्रिटिशर्स का यहाँ से छोड़ के जाना पड़ता, पलायन करना पड़ता। पर चूंकि ऐसा नहीं हुआ, ब्रिटिशर्स का वर्चस्व नहीं हुआ, फ्रेंच का वर्चस्व हुआ, ठीक है। इन कार्नेटिक वॉर्स के बारे में देखो बच्चों, किसने किसको हराया, क्या हुआ, ये अगर आप याद करना चाहें, भाई आपकी श्रद्धा है, आप याद कर सकते हैं। स्लाइड में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है आपको, बट मुझे क्या लगता है वो इतना बेनिफिशियल आपके लिए है नहीं। आपको पहली बात तो याद रखना है कि किस किस के बीच हुआ। ये ईयर आपको याद रखना है, 1749 से 54 के बीच में हुआ, ठीक है। वॉर ऑफ सक्सेशन ही था, इसमें भी वॉर ऑफ सक्सेशन था कि नवाब की डेथ के बाद फिर राजा किसको बनना है। और इसमें ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो थे बच्चों सीधे ही आमने सामने हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में सीधे ही मुकाबला होगा, जिसमें ब्रिटिशर्स भारी पड़ेंगे फ्रेंच के ऊपर। और जो ड्यूप्ले, जो मैंने आपको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में बताया था, गवर्नर जनरल था फ्रांस का, जिसका काफ़ी ज़्यादा नाम हो रखा था, उसकी यहाँ पर बच्चों काफ़ी हद तक किरकिरी हो जाएगी, ठीक है। और इसकी वजह से जो ड्यूप्ले था उसे वापस बुला लिया जाएगा फ्रांस में, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात, वन मोर थिंग, यहाँ पर एक ब्रिटिश जनरल था जिसका नाम काफ़ी होगा, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ऑलराइट। रॉबर्ट क्लाइव वाज अ पर्सन जो कि अपना नाम यहाँ से कमाएगा बच्चों। अभी रॉबर्ट क्लाइव, अब ये आपको याद आ रहा होगा कि बैटल ऑफ प्लासी जो होगा उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव की काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल भूमिका थी। तो रॉबर्ट क्लाइव भी वही रॉबर्ट क्लाइव हैं।
तो आपको सिर्फ सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बीच में, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके आगे ये स्लाइड है, पढ़ लीजिएगा, बट मुझे क्या लगता है वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा नहीं। आप बस ये याद रखें, रॉबर्ट क्लाइव जो था उसका सितारा उदय होगा, ब्रिटिश फ्रेंच के बीच में दूसरा वॉर हुआ, ब्रिटिश ऐसे से जीत गए, ड्यूप्ले को वापस बुला लिया गया। उसके बाद एक तरीके से आप ये मानो कि फ्रेंच जो लोग थे ना, उनमें एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम मतलब कि वहाँ पे फिर कोई भी ऐसा योग्य नेता दोबारा कभी आएगा ही नहीं। इसके बाद बच्चों एक और थर्ड कार्नेटिक वॉर, ये हिंदी मीडियम के मेरे भाइयों के लिए एक बार आप इसे पॉज करके पढ़ लेना। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक है लास्ट, दैट इज़ द थर्ड कार्नेटिक वॉर और बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, जो 1758 से 1763 के बीच में लड़ा गया। अच्छा, 1757 में एक बहुत फेमस वॉर लड़ा गया था, ठीक है, वॉर नॉट बैटल, सॉरी। वो बैटल कौन सा था बच्चों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और भैया कमेंट प्लीज़ कर दिया करो आप, मैं ये देखता हूँ कि कोई भी कमेंट नहीं करता। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपको थोड़ा और भी चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है। ओके, तो इट्स बेटर यू शुड कमेंट। अब बैटल 1757 में काफ़ी फेमस बैटल होगा और सभी को पता है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थर्ड बैटल ऑफ, अब वापस लौटते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर पे। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर कहाँ हुआ बच्चों, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश होगा, 1758 से 63 में चलेगा। इसमें एक फ्रेंच आर्मी थी, उसके जनरल थे थॉमस आर्थर डी लैली, नाम याद रखना है, नाम इस वजह से याद रखना है कि वॉज अ वेरी ब्रेव मैन, और अगेंस्ट द ऑड्स उस व्यक्ति ने काफ़ी लंबे वक्त तक जो ब्रिटिशर्स थे उनको रोक के रखा। बट एक तरीके से मानिए कि कुछ तो किस्मत अच्छी नहीं थी और थोड़ा फ्रेंच जो लोग थे उनका उतना अच्छा सपोर्ट मिल नहीं पाया आर्थर डी लैली को। इसकी वजह से आर्थर डी लैली को सरेंडर करना पड़ गया, और उनके सरेंडर करने के बाद बच्चों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस, यानी ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस 1763 में साइन होगी, जिसके तहत पौंडीचेरी और चंद्रनगर ये दोनों किसको दे दिए जाएंगे, फ्रेंच को दे दिए जाएंगे। बट फ्रेंच जो हैं सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ही अलाउ करी गई फ्रेंच की, यहाँ पे वहीं तक सिमट कर रह जाएंगे। उसके अलावा वो कोई भी जैसे फोर्टिफिकेशन और वो सारी चीज़ें फ्रेंच जो हैं वो पौंडीचेरी वगैरह में कर रहे थे, वो सब ध्वस्त कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा उनके सब के ऊपर किसका राज हो जाता है, ब्रिटिशर्स का। ईजी। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर के बारे में क्या याद रखना है कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश 1758-1763 में लड़ा गया, और जो फ्रेंच आर्मी जनरल थे जिनका नाम था थॉमस आर्थर डी लैली, ही वॉज वेरी फेमस, काफ़ी गैलेंटली लड़े। उस सब के बावजूद वो हार गए, क्योंकि उनको फ्रेंच की तरफ से उतना सपोर्ट, जितना ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मिला करता था अपनी कंट्री की तरफ से, उतना शायद अच्छे से नहीं मिल पाया। और एंड में ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो साइन होगी 1763 में, जिससे फ्रेंच जो है सिर्फ पौंडीचेरी और चंद्रनगर में सिमट के रह जाएंगे। उसके अलावा पूरा एक तरीके से मानिए फ्री हैंड मिल गया ब्रिटिशर्स को। यही तीनों वॉर थे। इन तीनों वॉर के बारे में बच्चों एक बार क्विक रिकैप में आपको करा देता हूँ। ये तीनों वॉर ही इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से चलते हैं। पहले एंग्लो फ्रेंच वॉर, पहला मैंने पहले बताया कि आपको इसको कार्नेटिक रीजन को नाम क्यों कार्नेटिक पड़ा, कोरमंडल कोस्ट की क्या कहानी है, बैटल ऑफ सेंट थोम क्या है, ट्रीटी ऑफ आइले चैपल कब हुई 1748 में, ये कब हुआ 1746 से 48 में हुआ। ओके, सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बारे में बच्चों 1749 से 54 में होता है। ड्यूप्ले की भूमिका, वो ड्यूप्ले मैंने आपको बताया, यहाँ से वापस जाना पड़ेगा, फ्रेंच हार जाएंगे, फ्रेंच की काफ़ी गिरगिरी होगी। और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव एक बंदा जो है उभर के आएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक क्वेश्चन भी था, ठीक है, वो एक और बार आपको बताना है। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट लीस्ट कि थर्ड कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश हुआ 1758-1763 में। ये नाम याद रखना है, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। यूपीएससी पूछ लेती है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश किससे रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए। थर्ड कार्नेटिक वॉर में हुआ था बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, और इसके बाद ब्रिटिशर्स का एक तरीके से वाइट वॉश हो गया बच्चों, और फ्रेंच का वाइट वॉश हो गया, फ्रेंच को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ गया। ईजी। और आर्थर डी लैली का अगर आपको नाम रहे तो याद रहे तो बहुत बहुत अच्छा है, वरना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, एक और लास्ट बात है जो रह गई, जो मेरे को बतानी थी, और वो है लास्ट बात है बच्चों कि
इंग्लिश सक्सेसफुल क्यों हुए और फ्रेंच फेलियर क्यों देखना पड़ा, उसके काफ़ी सारे रीज़न हैं। हालांकि 3-4 रीज़न जो मैंने यहाँ आपको लिख दिए हैं, अगर यूपीएससी में या किसी स्टेट सर्विस कमीशन में अगर पूछा जाए तो आपको पता हो। बच्चों देखो, पहली बात तो ये थी कि लेसर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको काफ़ी हद तक एक फ्री हैंड मिला हुआ था। फ्री हैंड इन द सेंस ये समझो कि उनको अपना काम करने की पूरी तरीके से आज़ादी थी, कि मतलब अगर वो इंडिया में हैं तो इंडिया में अपने डिसीजंस वो स्वयं ले सकते हैं। जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बच्चों क्या दिक्कत थी कि हर डिसीज़न के लिए उन्हें वापस फ्रांस का मुंह देखना पड़ता था। अब आप सोच के देखिए कि एक तरफ तो वॉर लड़ना है, उन्हें तुरंत डिसीज़न लेने हैं, पर वो डिसीज़न सारे फ्रांस से होकर बाईपास होकर आ रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता था, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी उनमें टाइम लग जाता था। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बच्चों ऐसा नहीं था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने डिसीजंस बहुत तेज़ी से और जल्दी ले सकती थी। ऑल राइट। सेकेंड थिंग इज सुपीरियर ब्रिटिश नेवी एंड द बिगर सिटीज़ अंडर कंट्रोल। अब आपको पता है कि ब्रिटिश पहले आ गए थे, तो ब्रिटिश ने जगह जगह अपने जो भी कॉलोनीज़ और जो सेटलमेंट्स हैं वो बना ली। इसकी वजह से भी, और इसके अलावा जो ब्रिटिश नेवी थी ना बच्चों, वो सुपीरियर थी, वो काफ़ी हद तक सुपीरियर थी। इसको चैलेंज किया जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मन नेवी द्वारा। उससे पहले तक एक तरीके से मानिए कि ब्रिटिश नेवी वॉज अनपैरेलल्ड, और जिसकी नेवी, ऐसा भी कहा जाता है कि जिसकी नेवी मजबूत होती है वो वर्ल्ड के ऊपर राज करता है। तो कुछ ऐसा था भी भाई, उस वक्त ब्रिटिश नेवी अच्छी पावरफुल थी। तो इस वजह से भी ब्रिटिश नेवी ने जो फ्रेंच नेवी की जो भी मदद आती उसे रोक दिया करते थे, और जो भी फ्रांस के जो लोगों को यहाँ पे जो भी एमिनेशन और वो चीज़ें मिलनी होती थी वो नहीं मिल पाती थी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स वर स्ट्रॉन्ग विद द फंड्स। अच्छा, लुई 14 वगैरह जो भी है ना, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ना चालू करोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे क्या था कि उस वक्त फ्रांस में काफ़ी हद तक करप्शन हो गया था, और वो बड़ा रैम्पेंट करप्शन था। जबकि ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ पे जो फंड्स वगैरह जो भी होते थे उनका प्रॉपरली यूज़ होता था। इसकी वजह से ब्रिटिशर्स वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग विद द फंड्स। ये जो लिखा गया है वो इसी वजह से लिखा गया है। इसके कुछ वक्त बाद फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह की कहानी आप पढ़ोगे तो वो एक बड़ा रीज़न भी माना जाता है। एक तरीके से लोगों को मिल नहीं पा रही थी चीज़ें, सो दे वर लाइक दिस। इसके अलावा लास्ट थिंग, सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर्स। बच्चों देखो, वॉर के साथ क्या होता है कि वॉर हथियारों से तो लड़ा ही जाता है, नो डाउट, बट वॉर में जो कमांडर्स होते हैं ना, उनकी बड़ी इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। ओके भाई, कमांडर अगर किस तरीके से चीज़ें कमांड करता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वही था, ब्रिटिशर्स के पास लकीली कुछ बेटर कमांडर्स थे। फ्रेंच को शायद ड्यूप्ले को वापस नहीं भेजना था, तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश ना हुआ होता और चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से हुई होती। खैर जो भी था बच्चों, इस वॉर के बाद यानी कि बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश के बाद पूरे तरीके से फ्रेंच एक तरीके से मानिए कि आप एक ट्रेडिंग फर्म ही रहकर रह गई भारत में, और जो ब्रिटिश जो थे वो उनको एक तरीके से फ्री हैंड मिल गया। और इसके बाद की कहानी अब हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई भी एक बुक जो है उसे रेफ़र कीजिए, बुक को पढ़िए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच ये लेक्चर सुनने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों को जिनको प्रिपरेशन करनी है उनके लिए ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर जो भैया मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं तो प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप हिंदी में ही सही, हिंदी में भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि इंग्लिश में ही कमेंट करने हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए, वो आपके लिए बेटर है, थोड़ा मुझे भी पता लगे कि चीज़ें कितनी इंगेजिंग हो रही हैं या नहीं। ओके, तो ये सब करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।